नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। क्या आप जानते हैं, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा। कभी वो आक्रमणकारी बनकर के आए और कभी हमारे ऊपर अपना शासन स्थापित करने। आखिर वे कौन से कारण थे जिसने इन विदेशियों को हमारी ओर आकर्षित किया? तो सबसे बड़ा कारण था हमारे देश की अथाह धन संपदा, दूसरा समृद्ध कृषि, तीसरा व्यापार के नए नए अवसर और चौथा शिक्षा एवं ज्ञान के केंद्र। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था राजनैतिक विखंडन, यानी राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना और आपस में एकता ना होना। तो ये सबसे बड़ा कारण बना। जब विदेशी हमारे देश में आए तो अपने साथ वो अपनी भाषा भी लेकर के आए। संसार में शायद ही आपको कोई ऐसी भाषा मिलेगी जिसमें इतने सारे विदेशी शब्दों की भरमार हो। लेकिन हमारी हिंदी भाषा की उदारता देखिए, उसने उन सभी शब्दों को अपने आप में समाहित कर लिया। और जो शब्द विदेशियों के द्वारा हमारे देश में आए उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में आपको ये ध्वनियाँ मिलेंगी। ये वर्ण हैं का, खा, गा, जा, फा। लेकिन एक शब्द आपने और सुना होगा या एक आपने ध्वनि और सुनी होगी। इन वर्णों के नीचे आपने नुक्ता लगा हुआ देखा होगा, ये छोटा सा बिंदु देखा होगा। तो नुक्ता लगने के बाद, ये बिंदु लगने के बाद क्या हुआ, उच्चारण बदल जाएगा। खा, खा, गा, जा, फा। और इनसे बने हुए आपने शब्द भी देखे होंगे। तो हिंदी भाषा में नुक्ता लाने का श्रेय प्रसिद्ध साहित्यकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद चाहते थे कि उर्दू और फारसी की सभी ध्वनियाँ हिंदी भाषा में आ जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। आखिर में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि वे कुछ ध्वनियाँ जो हिंदी में पहले से ही मौजूद हैं उन्हीं के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए। तो जो ध्वनियाँ फारसी से मिलती जुलती थीं वो ये 5 ध्वनियाँ थीं, का, खा, गा, जा, फा। और इनके नीचे नुक्ता लगा करके इनका उच्चारण बदल गया और ये हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गई। अब ये कहलाई आगत ध्वनियाँ। अब देखिए, जब हम इनको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमने लिखा, जैसे हमने लिखते हैं का, लेकिन अगर हमने लिखा का तो का के लिए हम अंग्रेजी में का लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम क्यू। अगर आपने कभी देखा हो कुरान, तो कुरान किससे शुरू होता है? क्यू से शुरू होता है। इसके बाद आएगा खा, खा के लिए समान ही लिखा जाएगा के एच और यहाँ भी के एच, बस उच्चारण में इसको खा आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं गा। जो गा व्यंजन हम लिखेंगे तो गा के लिए आएगा जी, लेकिन अगर हम लिखते हैं गा तो गा के लिए आ जाएगा जी एच। जैसे हमने देखा गाजियाबाद, गालिब, गम, गज़ल। इसके बाद आता है शब्द जा। अब जा को हम लिखेंगे जे से, लेकिन अगर हम लिखते हैं जा तो जा हम कैसे लिखेंगे? जे एच से, जा। नहीं, जा को हम लिखेंगे जेड से। आपने देखा होगा और हमने लिखा यहाँ पे जू। जू मतलब लाइस, और हमने लिखा जू। तो जू के लिए क्या होगा? ये इसमें था जू, जू, जू मतलब लाइस, और यहाँ पर आ जाएगा जू। जू मतलब चिड़ियाघर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जू को ऐसे। इसके अलावा आता है आपका शब्द, तो हमारी सारी ध्वनियाँ हो गई
अच्छा, इसके बाद एक अंतिम जो हमारा वर्ण है वो है हमारा फा। अब फा को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं फा, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं इसको फा तो हम क्या लिखेंगे? फा। फन, फूल, हम कहेंगे फूल, फूल मतलब पुष्प, लेकिन हमने कहा फूल मूर्ख, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना अप्रैल फूल, तो फूल में क्या आएगा? जो उच्चारण अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के नुक्ते वाला फा आएगा। तो ये कहलाई हमारी आगत ध्वनियाँ। लेकिन आगत ध्वनियाँ ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में केवल उर्दू के ही शब्द आए थे, कुछ ऐसे शब्द भी थे जो अंग्रेजी भाषा के थे। बहुत से ऐसे शब्द थे जिसका हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया और उसको अपनी भाषा में शामिल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ, वो अंग्रेजी भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए। तो हमारे विद्वानों का कहना था कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको आप देवनागरी में लिखिए। अब कुछ शब्द थे जिनको के हिंदी में लिखना एक बड़ी समस्या थी। जिस प्रकार से उनके मूल रूप में जो शब्द बोले जाते हैं, अगर हम उसको ऐसे के ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो ना तो उनका उच्चारण आ रहा था और ना ही हम उनको लिख पा रहे थे। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने कहा पहला शब्द था, मान लीजिए कॉलेज, डॉक्टर। अब हम उदाहरण लेते हैं, अब हमारे विद्वानों ने सोचा कि हमारे पास जो ध्वनियाँ हैं पहले से, जो मात्राएं हैं, हम उनका प्रयोग करके इन शब्दों को देवनागरी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि शब्दों को हिंदी में अपनाने की परेशानी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको लिखा कैसे जाए। तो हमने सोचा कि हमारे पास जो ओ की मात्रा है, वर्ड था डॉक्टर, तो हमने कहा हम इसको ऐसे लगा के देखते हैं, तो शब्द हो गया डॉक्टर, उच्चारण सही नहीं था। फिर हमने सोचा कि हम ओ की मात्रा लगा देते हैं, क्या ऐसे इसका वही उच्चारण होगा जो इसके मूल निवासी करते हैं? नहीं। तो हमने सोचा कि जिस प्रकार से हमने उर्दू में अपनी जो ध्वनियाँ हमारे पास पहले से ही थी उनके नीचे बिंदु लगा दिया और नुक्ता हो गया, और हमने उर्दू और फारसी के शब्द अपनी हिंदी में ले लिए, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने अपने पहले कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई थी, तो इन शब्दों में हम क्या करते हैं, हम अर्धचंद्र लगाते हैं। और यदि हम अर्धचंद्र लगाते हैं तो हो सकता है इन शब्दों का उच्चारण वैसा ही हो जैसा कि इनके मूल रूप में है। तो हमने कहा हम लगाते हैं, अगर मान लीजिए हमने इस पर चंद्र बिंदु लगा के हम करते हैं तो शब्द क्या होगा, डॉक्टर, तो उच्चारण तो शुद्ध नहीं है। तो हमने कहा नहीं, हम चंद्र बिंदु की जगह इसके ऊपर अर्धचंद्र लगाते हैं। तो हो सकता है अर्धचंद्र लगाने से इस शब्द का उच्चारण इसका मूल शब्द के उच्चारण जैसा हो जाए। तो शब्द हो गया डॉक्टर। अब इसका डॉक्टर शब्द अर्धचंद्र लगाने के बाद शब्द का उच्चारण बिल्कुल वैसा था जैसा कि वहाँ के मूल निवासी करते थे। अब शब्द आ गया डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, बॉस, हॉस्पिटल, कॉफ़ी, कॉफ़ी। तो ये सारे वो शब्द थे जो अंग्रेजी भाषा के थे और अर्धचंद्र लगा करके वो अपने उस मूल रूप में आ गए। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों को जो अंग्रेजी के थे देवनागरी में लिखा, क्योंकि हमारे विद्वान यही चाहते थे कि किसी भी भाषा के शब्दों को अपनाओ, उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन उनको लिखो देवनागरी में। मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि विद्यार्थियों को व्याकरण बहुत ही मुश्किल लगती है और बोर लगती है, क्योंकि उन्हें नियम याद नहीं होते। लेकिन यदि किसी भी व्याकरण को हम एक सरल तरीके से, एक बहुत ही मनोरंजक तरीके से पढ़ाएंगे और हम बहुत बेसिक चीज़ें बताते हुए जब उन्हें चलेंगे तो अवश्य ही उनको व्याकरण अच्छी लगेगी, और जब वो व्याकरण समझेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं, चाहे कक्षाएं छोटी हों या प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर कक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
अगर आपको ये वीडियो सच में उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। और आपको क्या इस वीडियो को देखने के बाद आगत ध्वनियाँ स्पष्ट हो गई? कमेंट में प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।